Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we are know that we are watching our video of science 1 of chapter number 11, that is reflection of light. जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में मिरर्स के बारे में जानकारी देखी है स्टूडेंट्स, और मिरर्स के बारे में जानकारी देते वक्त मैंने आखिरी में आपको जो कि हमारा प्लेन मिरर चल रहा है, प्लेन मिरर में मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा था कि मान लीजिए कि प्लेन मिरर 90 डिग्री एंगल पे हमने दो एक दूसरे को इस तरह से जुड़े हुए रखे, है ना, और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, तो इसके कितने इमेज आपको यहाँ पे मिरर पर दिखेंगी, ये सवाल मैंने आपको पूछा था। और यदि आपने ये पोर्शन पढ़ा है और आपको समझा है तो आपको इसका जवाब ज़रूर आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जवाब क्या है। तो प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, मतलब 90 डिग्री एक राइट एंगल पर हमको दो मिरर एक दूसरे से जुड़े हुए पोजीशन पे लेने हैं, और एक ऑब्जेक्ट हम लोग को इसके बीच में सामने रख देना है, और इमेजेस विल बी फॉर्म इन बोथ मिरर्स, और इस ऑब्जेक्ट के इमेजेस इन मिरर्स में आपको दिखाई देंगे। तो इसके हाउ मेनी इमेजेस आप देखेंगे, ये सवाल है। तो इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा कि इसमें जो भी इमेजेस आपको मिलेंगे वो होंगे 3 इमेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे बेटा, ठीक है। वो कितने क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये इसके लिए आप लोग को यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। उस टेबल के आधार पर आप लोग को इसके इमेजेस फॉर्म करने हैं, इनके इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे लिखने बेटा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने जो मिरर्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये पोर्शन मैं आप लोग को बताकर एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि नाउ चेंज द एंगल बिटवीन मिरर्स एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब आप लोग को क्या करना है कि जो भी मिरर है यानी कि जो दर्पण है, इन सब के एंगल्स आप लोग को इस तरह से चेंज करने हैं कि जैसे कि आप लोग को ये टेबल में दिए गए हैं। एंड काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस ईच टाइम, और हर बार आप लोग को दिए गए मिरर्स को इन एंगल्स पर बदलने के बाद आप लोग को मिरर्स में कितने इमेजेस दिखाई देंगे उनको काउंट करना है। तो हाउ इज दिस नंबर रिलेटेड टू द मेजर ऑफ एंगल एंड डिस्कस दिस रिलेशनशिप। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 120 डिग्री जो है वहां पे, तो आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी 120 डिग्री एंगल के लिए वो होंगी बेटा 2, ठीक है। और फिर जब 90 डिग्री अगर लिया हमने, तो 90 डिग्री एंगल इस तरह से लिया है, और एक ऑब्जेक्ट अगर हमने चेक किया हुआ है तो उसकी कितनी इमेजेस बनेगी, उसकी जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसकी इमेजेस बनेगी बेटा 3। 60 डिग्री यदि इसमें दो मिरर्स लिए और दो मिरर्स के बीच में 60 डिग्री एंगल हमने लिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री आपको पता है, तो इस तरह से एंगल वो बनेगा, और 60 डिग्री एंगल में आप लोग को जो इमेजेस मिलेंगी और बाजू में इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है, 60 डिग्री के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देना है, तो उसमें आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो होगी बेटा 5। 45 डिग्री वैसे ही एंगल चेक करना है, 60 डिग्री के बाद यहाँ पे 45 डिग्री इस तरह से एंगल थोड़ा सा और कम होता हुआ आप लोग को दिखाई देगा, उसमें इमेजेस मिलेगी आपको 7। और 30 डिग्री अगर दो मिरर्स के बीच में डिस्टेंस लिया हुआ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख के बीच में 30 डिग्री में आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको इमेजेस मिलेगी 8। अब इन सब इमेजेस को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, बिना मतलब रखे इमेज ऑब्जेक्ट रखे मैंने ये इमेजेस जो फाइंड आउट की हुई है वो हमको कैसे मिली, वो हमको कैसे पता चली, ये इस फॉर्मूले द्वारा हमको ये इमेजेस फॉर्म मतलब आप लोग को पता चली है। अब ये फॉर्मूले से मैंने ये इमेजेस कैसे निकाली मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। तो हियर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n इज द नंबर ऑफ इमेजेस, देन a इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब जो भी दो मिरर्स हम लोग लेंगे ना उनके बीच का जो एंगल होगा वो ए से हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो हियर अगर हम लोग को ए इफ एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री है, मतलब मान लीजिए कि सबसे पहले हमने 120 डिग्री का एंगल लिया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, ये n हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये वाले फार्मूले हम लोग एक ही जगह पे 120 डिग्री लिख लेते हैं, तो 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री माइनस 1, तो ये 0 0 गेट कैंसिल, और अगर 36 को 12 का भाग देंगे तो बार दूनी 24, बार तिया 36, तो 3 का भाग जाता है यहाँ पे 3 - 1, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी
2। तो इसी आधार पर आप लोग अन्य और एंगल्स लेकर भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। जैसे कि शुरुआत में हमने 90 डिग्री लिया था, तो इफ़ a इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो n इज इक्वल टू हम लोग सेम 90 डिग्री वाले फार्मूले में रख देंगे। तो 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं सामने लिखता हूँ, ये 0 0 गेट कैंसिल, 36 को 9 का भाग जाता है, और यहाँ पे आपका आंसर आएंगे 9 4 36, यानी कि 4 माइनस 1, यानी कि आपका कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी, 3 इमेजेस फॉर्म होगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस फार्मूले द्वारा आप लोग नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फाइंड आउट की हुई है। आप लोग भी इसको खुद सॉल्व करके देखिए, आपको भी सेम आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो चेक इफ द नंबर ऑफ इमेजेस दैट यू ऑब्टेन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स इज कंसिस्टेंट विद द अबव फार्मूला। मतलब आप लोग को चेक करना है कि जितनी इमेजेस आप यहाँ पे मिली हुई हैं, क्या आपको भी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ लेने के बाद सेम एंगल्स पे आप लोग को सेम फार्मूला यूज़ करके सेम आंसर मिलता है कि नहीं, ये चेक करना है। इफ़ यू कीप द मिरर पैरेलल टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस विल वी सी। अगर मान लीजिए कि सभी मिरर्स हम लोगों ने परपेंडिकुलर ना रखते हुए, देखिए बेटा परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर इमेजेस आप लोग को अभी तक रखनी होती थी, है ना। अब पैरेलल बोल रहा है ये, तो अगर मान लीजिए कि हमने इसको पैरेलल रखा, तो पैरेलल फॉर्म में हम लोग को कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, ये आप लोग को क्वेश्चन बताया गया है, इसको आप लोग को फाइंड करना है। तो पैरेलल में तो आपको पता ही है कि एक सामने और एक पीछे, इस तरह से आप लोग को 2 ही इमेजेस मिलेंगी। लेकिन परपेंडिकुलर में या एंगल चेंज करने में इतनी इसकी जो इमेजेस होती हैं ऑब्जेक्ट की, वो उसके पैटर्न में इस तरह से बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अब हम लोग चलते बेटा स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट किस लिए है, ये सबसे पहले देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं पढ़ के बताता हूँ कि इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी कि यदि मिरर के सामने कोई पर्सन, एक व्यक्ति खड़ा है, और उस व्यक्ति को हम लोग को पूरा ऊपर से नीचे तक देखना है मिरर के सामने, ठीक है। तो द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। तो उस मिरर की, यानी कि दर्पण की जो हाइट होगी बेटा, वो कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है। तो वो कितनी होनी चाहिए बेटा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, मतलब उस आदमी के आधी उस मिरर की ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। क्या सच्ची में आप लोग को लगता है ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, या छोटा बच्चा हो, या कोई बहुत बड़ा इंसान हो, अगर उन सबको हम लोग को उस मिरर में पूरा देखना है, पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक देखना है, तो सामने वाला जो मिरर हमने रखा है, दर्पण रखा है, उसकी जो हाइट है वो उस इंसान के, उस व्यक्ति के, उस लड़के के या लड़की के आधी होनी चाहिए, तभी वो मिरर में वो इंसान पूरा दिखेगा, ऐसा बोला गया है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। उसको जानने के लिए यहाँ पे आप लोग को प्रूफ भी दिया गया बेटा। ये प्रूफ किस आधार पर दिया गया है, इसके आधार के लिए मैं आप लोग को एक थोड़ी सी अगले पेज पर 117 पेज नंबर पर जो आकृति दी गई है, उस आकृति के बारे में वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा, एम और एम एन जो है, ये एक हाइट यहाँ पे दी गई है, और पी क्यू जो है एक मिरर है यहाँ पे, ठीक है। और मिरर के इस पार, और ये फ्रंट, मतलब ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में आप लोग को एच, यहाँ पे एच स्टैंड फॉर हाइट, हेड दिया गया है। फिर ई स्टैंड फॉर आपको यहाँ पे, एंड एफ स्टैंड फॉर फीट यहाँ पे देना है, ठीक है। एच फॉर हेड एंड एफ फॉर फीट, मतलब यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। आर, ई और एस के बीच में इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आप लोग को एक्सप्लेन करके बताई गई है, ये डायग्राम के बारे में जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसका ये बैक पोर्शन है। तो इसी के बारे में, अ प्लेन मिरर एंड अ हाफ इमेज ऑफ अ पर्सन, वो किस तरह से फॉर्म होती है, ये एक सूत्र के आधार पर बनाई गई है बेटा। तो मान के चलिए कि ये हेड है और ये हमारा एक फेस है, और फेस के नीचे ये बाकी का पोर्शन आप लोग को ई से एफ तक आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये पोर्शन किस तरह से इमेज फॉर्म करता है, इसके बारे में जानकारी आप लोग को पहले पेज पर बताई गई है।
So in figure 11.4, the point at the top of the head, the eyes and the point at the feet of a person are indicated by H, E and F. तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इमेज देखी है बेटा, वहाँ पे ऊपर में H था, E स्टैंड फॉर आइज है और F स्टैंड फॉर फीट है। तो R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ H, E एंड E F। R और S जो होंगे वो H, E एंड E F के क्या है, मिड पॉइंट्स है। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने यहाँ पे मैंने आकृति बना के रखी हुई है, बार बार पेज पलटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ एच ई एंड ई एफ। आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ एच ई। आर किसका मिड पॉइंट है बेटा, एच ई का, और एस जो है वो मिड पॉइंट है ई एफ का। ठीक है, तो ये जैसे आपको सामने यहाँ पे रखा हुआ है वैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो मिड पॉइंट्स ऑफ एच ई एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली, द मिरर पी क्यू इज एट अ हाइट ऑफ एन क्यू। जो मिरर पी क्यू है ना, वो कौन से हाइट पे है बेटा, एन क्यू के हाइट पर यहाँ पे मिरर पी क्यू हम लोग को यहाँ पे रखना है। ठीक है, फिर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, एंड जो पी क्यू है वो किसको परपेंडिकुलर होगा बेटा, वो एस क्यू को परपेंडिकुलर होगा, और इस तरह से क्यू एस डैश को भी वो परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से इसको अरेंज करना है। देन PQ is the minimum height of the mirror in order to obtain the full image of a person। मान लो कि यहाँ पे H और F, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो ये जो PQ होगी वो PQ सबसे मिनिमम हाइट होगी मिरर की। ठीक है, जहाँ पे आपको इस पूरे के पूरे पर्सन को इस इमेज में आप लोग आराम से इसको PQ के अंदर देख सकते हैं। इसका ये कहना है कि PQ is the minimum height ऑफ अ मिरर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन। मतलब पूरी इमेज पर्सन की निकलने के लिए पी क्यू ये उसकी मिनिमम हाइट होना ज़रूरी होता है। देन फॉर दिस आर पी एंड क्यू एस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। इसके लिए आर पी और क्यू एस ये दोनों क्या होंगे, मिरर को क्या होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर खड़ा है तो वो मिरर को एक तरह से खड़ा होने के बाद भी उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो उस इमेज जो होगी मिरर को परपेंडिकुलर बनती है, फॉर्म होती है। फाइंड आउट व्हाई बाय स्टडिंग द फिगर 11.4। तो आरपी और क्यू एस ये मिरर को परपेंडिकुलर किस तरह से होंगे, इसको फाइंड करने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक इक्वेशन बताया गया है। तो वो इक्वेशन क्या है मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ बेटा। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि पी क्यू, यहाँ पे देखिए मैं समझा के बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आपके सामने आकृति है, पी क्यू यहाँ इज इक्वल टू आर एस है। देखिए पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, इसमें कतई बिल्कुल कम या ज़्यादा अंतर नहीं है, एकदम बराबर अंतर लिया है, पी क्यू बराबर आर एस। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि आर एस यानी क्या होता है बेटा, आर एस बराबर है आर ई प्लस ई एस, है ना, आर ई प्लस ई एस, ये हो गया आर एस। तो अब हम लोग पी क्यू निकाल रहे हैं, पी क्यू ज्ञात करना है आप लोग को इस इक्वेशन से। अब आप लोग को जैसे पता है कि आर ई और ई एस जो है वो यानी कि आर एस है। अब अगर हम लोग आर ई की बात करें तो आर ई बराबर क्या होगा, एच ई बटे दो। एच ई बटे दो कैसे होगा, आर ई यानी कि ये जो एच ई है ये पूरा भाग बटे दो यानी आर ई बन जाता है ना। वैसे ही ई एस यानी क्या होगा बेटा, ई एस यानी कि ई एफ बटे दो, मतलब ये पूरे ई एफ को कंसीडर करके उसके दो भाग किए तो एक भाग ई एस बनता है। तो यहाँ पे ई एफ बटे दो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, ई एफ बटे दो। अब ये लिख लेने के बाद आपके सामने मैं अब ये इक्वेशन जो है, अब जैसे कि आप लोग को पता है कि एच ई प्लस ई एफ ये ऊपर वाली संख्या बटे दो हो जाता है। कैसे, आपको पता है कि एज ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू, ये फार्मूला है ए प्लस बी अपॉन टू का, है ना। तो ये फार्मूले से हम लोग एच ई प्लस ई एफ बटे टू यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। और ई एच ई और ई एफ ये क्या है, देखिए एच ई और ई एफ ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली बन जाए बेटा एच एफ बटे टू, है ना। और एच एफ यानी क्या है, इज इक्वल एच एफ अपॉन टू, एच एफ का आधा यानी क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ द पर्सन्स हाइट। यह हम लोग को आखिरी में मिला हुआ है।
दैट इज इक्वल टू जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, यानी ये जो पी क्यू है वही जो पर्सन यहाँ पे पूरा का पूरा खड़ा था उसकी हाफ हाइट यानी कि होता है पी क्यू। और ये है पी क्यू क्या है, हमारा मिरर, जो कि आप लोगों ने इस पर्सन हाइट के आधे भाग में यहाँ पे लिया हुआ था और जो कि हम लोग को यहाँ पे आखिरी में मिला एच एफ अपॉन 2। एच एफ यानी कि हेड टू फीट अपॉन 2, उसका आधा यानी कि हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, ये क्या होगा, पी क्यू होगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी पर्सन की हाइट के अनुसार उसकी मिरर बना सकते हैं। मतलब किसी भी पर्सन की हाइट आप लोग चेक करिए, उसका आधा मिरर बना लीजिए और उस आधे मिरर में उस पर्सन को पूरा का पूरा आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे इमेज से हम लोगों ने जो पोर्शन देखा उसके बारे में जानकारी, अ प्लेन मिरर एंड द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है हमारा बेटा स्पेरिकल मिरर। तो क्या आप लोग को स्पेरिकल मिरर आप लोगों ने देखा हुआ है? स्पेरिकल मिरर यानी क्या होता है, क्या आप लोग को पता है स्पेरिकल मिरर यानी क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे दो स्पेरिकल मिरर रखे हुए हैं। दिखने में ये दोनों स्पेरिकल मिरर्स एक जैसे ही हैं, परंतु इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है आपको लगता है, क्या अंतर होगा? दिखने में तो सेम जाए है ना, एक के ऊपर एक अगर इसको रखा जाए तो देखिए ऐसा लग रहा है कि एक ही मिरर है ना। तो मिरर तो जैसे कि आपको पता है मिरर कैसे होते हैं, इसी तरह से मिरर होते हैं। इसी तरह से ये दो मिरर आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं और ये दोनों मिरर दिखने में एक जैसे ही है, परंतु इनमें अंतर क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। तो ये देखिए बेटा, जैसे आपके सामने यहाँ पे मैं एक पेन यहाँ पे रखता हूँ है ना, ये पेन सामने एक ये मिरर के सामने रखा है और ये मिरर के सामने रखा है, एक जैसा ही है क्या? नहीं। जैसे यहाँ पे पहले मिरर में आपको ये पेन बड़े आकार में दिखाई दे रहा है, उसी तरह यहाँ पर ये दूसरे मिरर में ये पेन आपको छोटे आकार में दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देखिए मैं मेरा हाथ एक जैसे रखता हूँ, ये रखने के बाद ये देखिए यहाँ पे छोटे आकार में दिखता है, यहाँ पे बड़े आकार में ये हाथ दिख रहा है दोनों मिरर में, है ना। तो क्या सच्ची में आप लोग को समझ में आया कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा? तो हो सकता है आप लोग को लग रहा होगा कि इस मिरर में थोड़ा सा डिफेक्ट है कि यहाँ पे मैं पास में हूँ तो यहाँ पे पास में ये वस्तु छोटी दिखाई देती है, यहाँ पे बड़े आकार में दिखाई देती है। इन मिरर्स को थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो चेंज करने के बाद तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे ये पेन जैसे कि बड़े आकार में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे यही पेन छोटे आकार में दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें क्या अंतर है यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो मिरर है ना इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और ये जो मिरर है इसको हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं। ये अंदर के भाग में थोड़ा सा पतला होता है और ये जो है वो अंदर के भाग में मतलब ये पूरा का पूरा बाहरी भाग में ऐसा पतला हुआ आप लोग को दिखाई देता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी अगर आप लोग गाड़ी से गए हैं, टू व्हीलर पे दो कांच रखे होते हैं ना दोनों साइड में, और दोनों साइड में मतलब इमेज आपको क्लियरली और दूर की इमेज नज़दीक दिखाई दे, इसलिए वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ये वाले मिरर का वो यूज़ करते हैं बेटा, जो कि दूर की इमेज भी आपको क्लियरली पास में दिखाई दे इसलिए, ठीक है। और ये जो है वो कॉन्केव मिरर का यूज़ जो है वो कोई वस्तु को नज़दीक में बड़े आकार में देखने के लिए करते हैं, जो कि कोई दूसरे उपयोग में लाया जाता है। तो ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में आप लोग अगले वीडियो में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए और कोरोना से बचने के लिए आप लोग को 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क ठीक से पहनना है और बार बार हाथ धोते रहना है। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।